स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में एंड स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली अगर आपको याद हो तो एक महीने पहले लगभग सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसका अनाउंसमेंट कर दिया था और इनके जो चेयरमैन हैं वो अनाउंस किया गया था, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अरविंद पानगरिया, उनको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अनाउंस नहीं किए गए थे और फाइनली यहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। ये आप देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ 3 ऑफिसर लेवल पोस्ट फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी क्या होने वाली है, ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या यहां पर जो ज्यादा टैक्सेस है वो आ सकता है, मतलब पहले की चीजों को लेकर अभी से हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर जो पूरी रिवीजन है, जो पूरा टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ कराया जाता है ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। और अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो हमारा डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज वो ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है 2025 के लिए तो हमारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराने वाला जो बैच है फाउंडेशन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको बैच लेना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और चेकआउट के दौरान आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ 3 पोस्ट एट द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, मतलब कि 2 पोस्ट होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी का और एक होगा 1 पोस्ट फॉर इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। बेसिकली क्या है कि जो कमीशन होती है उनकी काफी सारी जिम्मेदारी होती है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल पर्सन जो चेयरमैन होगा वो तो उसको पूरा कर नहीं सकता, तो इसी की वजह से उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और ये बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट अब यहां पर किया गया है। बेसिकली क्या है कि दिसंबर 2023 में जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं अरविंद पानगरिया, उनको ऑलरेडी चेयरमैन बना दिया गया था 16th फाइनेंस कमीशन का। और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, वो ऋत्विक R पांडे जी को बना दिया गया था, लेकिन बाकी के 3 मेंबर्स अनाउंसमेंट नहीं किए गए थे। फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसके पिछले वाला था 15th फाइनेंस कमीशन, अगर आपको याद हो तो ये चेयर किया गया था भाई NK सिंह, अगर आपको याद हो। और इसमें भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो 5 साल के लिए लागू होता है। तो एक्चुअली क्या था, ये 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो 2020 से लेकर 2025 के लिए लागू होना था, ये 5 साल के लिए लागू होना था। लेकिन आपको याद होगा 2020 में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से फुल रिकमेंडेशन नहीं आ पाया था और इसी की वजह से ये वाला जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसलिए इसका जो टोटल टर्म अगर आप देखोगे वो 2021 से 2026 तक का था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसका जो रिकमेंडेशन है वो कब से कब तक लागू होगा, वो बेसिकली 2026 से लेकर 2031 तक के लिए यह लागू किया जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका रोल क्या होता है। सबसे पहले तो चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये सरकार के एक ऑर्डर से नहीं होता, मतलब सरकार बस ऐसे ही बोल दे उसकी वजह से नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इसका मेंशन किया गया है कि हर 5 साल में यहां पर इसका गठन होना चाहिए। इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आप समझना है कि जो सरकार बनती है देश में, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, लोगों की भलाई करना, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको यहां पर चीजें प्रोवाइड करना। तो यहां पर क्या है कि जब तक सरकार के पास पैसा नहीं आएगा वो कोई भी चीज नहीं कर सकती। यहां पर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये जो फाइनेंस कमीशन है, देखिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है जो टैक्स रेवेन्यूज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवाइड होंगे। मतलब कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी
पैसा आता है, देखिए अब क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अलग अलग राज्य सरकार हैं, दिल्ली सरकार है, गुजरात की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है। आपने देखा होगा ये लोग कई बार क्या करते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है अल्कोहल वगैरह पर या फिर आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके ऊपर बढ़ा देते हैं। सॉरी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्चुअली वैट लगाती है इन सब के ऊपर। कुछ चीज़ों के लिए अभी भी है, वैसे तो जीएसटी आ गया है, सब कुछ उसमें समा गया है, लेकिन अल्कोहल और जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल डीजल है, उसको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो वैट लगाती है और उससे जो पैसा आता है वो डायरेक्टली राज्य सरकार को जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो सेंटर और स्टेट दोनों का होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आया, तो ये 100 रुपए में क्या 50 रुपए सेंटर घर रखेगी या फिर बाकी का 50 रुपए राज्यों में बांटा जाएगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 60 रुपीज आएगा और बाकी का 40 रुपए राज्यों में बांटा जाएगा, राज्य सरकार में बांटा जाएगा। तो ये जो डिसीजन है बेसिकली ना वो आपका फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर टैक्सेस हो गए, ग्रांट्स हो गए, ये सारी चीजें कैसे एलोकेट करना है 5 साल के लिए वो फाइनेंस कमीशन तय करता है। और देखिए इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग क्या है कि यहां पर सेंटर और स्टेट में कितना डिवाइड होगा वो तो डिसाइड होता ही है, साथ ही साथ राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड होगा ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है फाइनेंस कमीशन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए का एग्जांपल लूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए ये पैसा आया और फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 100 रुपए में से मान लीजिए 58 रुपीज डायरेक्टली केंद्र सरकार के पास जाएगा और बाकी का जो बचा 42 रुपीज ये राज्य में बांटा जाएगा। अब कौन से राज्य को कितना मिलेगा, मतलब ये 42 रुपीज में क्या 10 रुपए यूपी को जाएगा, उत्तर प्रदेश को, क्या इसमें से 5 रुपए गुजरात सरकार को जाएगा, क्या यहां पर 2 रुपए दिल्ली सरकार को जाएगा, कितना जाएगा, मतलब ये 42 में अलग अलग राज्यों में कैसे बटेगा, इसका भी जो निर्णय है वो आपका फाइनेंस कमीशन करती है। और देखो ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप कैसे डिवाइड करोगे, और इसीलिए आप देखोगे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि मान लो किसी राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर रिसोर्स की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको बांटा जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। फिर एरिया भी बहुत मैटर करता है, कोई राज्य बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर एडमिनिस्टर करना, पैसे खर्च ज्यादा होता है वहां पर, वहीं छोटा राज्य है तो वहां पर थोड़ा सा कम पैसे खर्च होगा। तो वो सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं और इसीलिए आप देखोगे अलग अलग वेटेज दिया जाता है कि पॉपुलेशन को कितना वेटेज मिलेगा इसके अंदर, एरिया को कितना मिलेगा। अगर मान लो कोई एरिया पूरा जंगल वाला है, मतलब एक राज्य में उसका 70% एरिया फॉरेस्ट से ढका हुआ है, तो जाहिर सी बात है ना फॉरेस्ट वगैरह तो आप काटोगे नहीं, मतलब कि बड़े स्तर पर आप काट नहीं सकते हो, तो इसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। तो जो फॉरेस्ट वाले स्टेट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है क्योंकि हम पैसा जुटा नहीं पाते हैं। तो उन सारी चीजों को आधार बनाकर यहां पर जो फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा। एंड अगेन यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है मैंने आपको बताया ये इफेक्ट में कब से आएगा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक। अब देखिए यहां पर कई कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना राज्य सरकारों के बीच में किस राज्य को कितना पैसा जाएगा इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है। कुछ राज्य कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं जैसे वेस्टर्न इंडिया में अगर आप देखोगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर नीचे सदर्न साइड में आइए तमिलनाडु हो गया, तो ये सब राज्य क्या कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ से जो पैसा सरकार के पास जाता है वो हमारे ही राज्यों से सबसे ज्यादा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे ही राज्यों के अंदर बनते हैं। तो इसकी वजह से इन राज्य सरकारों का बेसिकली ये कहना होता है कि भले ही हम यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो पैसा कलेक्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब शेयर हमें मिलता है तो वो कम मिलता है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज कई बार लगातार होते रहते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और आपको कंट्रोवर्सी पता होगा, 15th फाइनेंस कमीशन जो पिछला वाला फाइनेंस कमीशन था उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि जो पॉपुलेशन का डेटा है वो 2011 के सेंसस के बेसिस पर लेंगे। अगेन इसमें आप देखिए ध्यान से, एक्चुअली क्या था कि 14th फाइनेंस कमीशन में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो पॉपुलेशन का आधार लिया गया था वो 1971 का लिया गया था।
ठीक है। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि हम 1971 का पॉपुलेशन नहीं लेंगे, हम 2011 का पॉपुलेशन लेंगे और 15% वेटेज यहां पर 2011 के पॉपुलेशन को देंगे। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जिस राज्य में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। तो इसको लेकर जो सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनका यह कहना था कि देखिए हमने तो बहुत कुछ कई सालों से फैमिली प्लानिंग को लेकर फोकस किया है, हमने पॉपुलेशन को नियंत्रण में लाया है, तो इसकी वजह से हमें पनिश क्यों किया जा रहा है? हम तो अच्छा काम किए हैं, हमने यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें दिया था, तो यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा सदर्न स्टेट्स का कहना है। इसकी वजह से क्या किया, 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर ये एक और आंकड़ा जोड़ दिया और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का। ये आप देखिए, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5% वेटेज रख दिया। मतलब जो राज्य डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल और इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें जिन राज्यों ने अच्छा किया उसको और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह से चीजों को यहां पर डिवाइड किया गया। तो इस तरह, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यहां पर बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं फाइनेंस कमीशन को लेकर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाले फाइनेंस कमीशन से क्या चाहती है, 16th फाइनेंस कमीशन से? क्योंकि क्या होता है कि जब फाइनेंस कमीशन का गठन होता है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से भी कहती है कि हम चाहते हैं कि आप इन सारे मुद्दों को टैकल करिए। तो यहां पर क्या है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो डिवीजन है टैक्सेस का, रेवेन्यू का, वो तो डिसाइड करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा है 16th फाइनेंस कमीशन को कि आप एक और चीज देखिए कि कैसे राज्यों का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो उनका तिजोरी है ना, उसमें और कैसे पैसे आ सकते हैं, राज्यों के पास और कैसे पैसे आ सकते हैं, ताकि उन पैसों से वो लोग जो लोकल बॉडीज हैं वहां तक और पैसा पहुंचा सके, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उनके ऊपर और फोकस हो सके। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि आप इसके ऊपर भी फोकस करिए और आप कोई रिकमेंडेशन दीजिए इसको लेकर कि कैसे राज्य सरकार का जो थोड़ा सा पैसा है वो यहां पर लोकल बॉडीज तक भी पहुंचे। क्योंकि कई बार यहां पर क्रिटिसिज्म हुआ है कि जो लोकल बॉडीज है उनके पास पैसे नहीं होते, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज के पास, और इसीलिए उनके पास बहुत सारा पावर भी नहीं होता। खैर, इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि कैसे जो ग्रांट इन एड दिया जाता है सेंटर के द्वारा, आपने कई बार देखा होगा, जैसे बिहार सरकार एक चीज की अक्सर डिमांड करती रहती है कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए ताकि उनको ज्यादा थोड़ा सा पैसा मिल जाए, एक्स्ट्रा ग्रांट कहते हैं ना, फ्री में पैसा मिल जाना। तो यहां पर क्या है कि कई ऐसे राज्य हैं हमारे देश में, जैसे स्पेशली हिमालयन स्टेट, जो बॉर्डर वाले राज्य हैं, जिनकी सीमा चाइना के साथ जुड़ती है, पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, इस तरह के जो कुछ राज्य होते हैं और जहां पर फॉरेस्ट कवर वगैरह ज्यादा होता है, तो उन राज्यों को सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करती है। तो यहां पर कमीशन के द्वारा कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये जो ग्रांट का प्रिंसिपल है वो भी डिसाइड किया जाए कि किस बेसिस पर हम दें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि 16th फाइनेंस कमीशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो किन किन मुद्दों पर फोकस करेगी। देखिए, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा फोकस करने वाला है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए, वो है आपका कर्ज। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो कर्ज है, जो डेट की हम बात करते हैं ना, वो बहुत फोकस में होने वाला है इस बार। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अभी डेटा सामने आया था उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट डेट, जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का अगर आप कर्ज मिला दोगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो 81% ऑफ जीडीपी पहुंच गया 2022-23 में। और आईएमएफ का अगर आपने देखा होगा, रिसेंटली रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2027-28 तक चीजें सामान्य नहीं होती हैं, कोई शॉक लगता है, तो उस केस में डेट टू जीडीपी 100% को भी क्रॉस कर सकती है, ऐसा आईएमएफ का कहना था। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना था कि देखिए ऐसा नहीं है, हम जो डेट है उसको कंट्रोल में ला रहे हैं। बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर आपको पता हो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा जैसे बजट आने वाला है, तो बजट में सरकार जो है रेवेन्यू का कम होता है सरकार के पास और सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, और उसका जो डिफरेंस होता है, जो कर्ज लेती है सरकार, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2000 एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत नॉर्मल हो गया था, ये 3% के आसपास आ गया था, लेकिन फिर हो गया कोविड में रेवेन्यू गिर गया, और इसलिए आप देखिए यहां पर फिस्कल डेफिसिट अचानक से शूट करके 9% चला गया था, लेकिन अब वापस से इसको धीरे धीरे करके कम लाया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए चिंता करने की बात नहीं है, हम इसको 2025-26 तक 4.5% ऑफ जीडीपी ले आएंगे फिस्कल डेफिसिट। तो इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है वो इन मुद्दों पर फोकस करने वाला है कि क्या सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो कर्ज है कहीं वो बहुत ज्यादा तो शूट नहीं कर रहा है, कहीं वो बहुत ज्यादा तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहां पर क्या है
कि जो एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स हैं, देखो क्या है ना, अगर आपको याद होगा कोविड के समय यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की थी, जिसकी वजह से सरकार ने काफी सारा पैसा खर्च किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंधाधुंध तरीके से पैसा खर्च किया। जैसे आपको याद होगा बाकी के देश, यूएस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यहाँ पर वो लगातार बहुत सारा फ्री कैश दे रहे थे। फ्री कैश कहने का मतलब अलग अलग तरीके से दे रहे थे। और भारत में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जो हल्ला मचा रहे थे कि यहाँ पर केंद्र सरकार और ज्यादा पैसे की मदद क्यों नहीं करती है लोगों को, कोविड का दौर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सूझबूझ से धीरे धीरे करके यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स निकाली और उसके माध्यम से यहाँ पर पैसा लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया और इसीलिए एक्सपेंडिचर जो है राज्य सरकारों का काफी बढ़ गया है। तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, वो 16th फाइनेंस कमीशन इस बार फोकस करने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले यहां पर आम आदमी के लिए क्या, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, नागरिक के लिए हो रहा है, सिटीजन्स के लिए हो रहा है, आम नागरिक के लिए हो रहा है। तो कॉमन मैन के लिए क्या, देखिए ये भी बहुत वाइटल एरिया है फाइनेंस कमीशन के लिए। एक तरफ यहां पर क्या होता है, देखो अब क्या है ना कि मान लीजिए जिन राज्यों में पर कैपिटा इनकम कम है, जिन राज्यों को, तो फाइनेंस कमीशन ये देखता है ना कि उस राज्य को ज्यादा मदद की जरूरत है और फाइनेंस कमीशन कोशिश करता है कि उसको ज्यादा यहां पर पैसा पहुंचाया जाए। फिर दूसरी तरफ क्या है, कई ऐसे राज्य हैं जो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हों, यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करें और वो लोग कामयाब भी होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एक तरफ एक राज्य है जो गरीब है, जो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहा, इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पा रहा और उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो राज्य हैं जो बहुत फल फूल रहे हैं, अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर पैसा की। तो ये जो डिसबैलेंस है ना, उसको यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करेगी ये 16th फाइनेंस कमीशन। और मोस्ट प्रॉब्ली ये बताया जा रहा है कि इस बार उन राज्यों को काफ़ी अच्छा खासा फायदा होगा जिन्होंने यहाँ पर कोशिश करके ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर कमीशन का इस बार ये भी है कि जो अगला पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन, आपको पता ही है कि जो सरकारी नौकरी होती है जिन लोगों की भी, तो वहां पर पे कमीशन का काफी लंबे समय से इंतजार रहता है कि नया पे कमीशन आएगा, उनका अचानक से काफी सारा सैलरी बढ़ेगा, तो उस केस में भी यहां पर फोकस कर सकती है। तो इसलिए यहां पर आम नागरिक के लिए भी जो है काफी फोकस होने वाला है इस बार 16th फाइनेंस कमीशन में। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिटरमाइन करता है द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इनमें से कौन उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं आरबीआई ग्रेड बी का भी जो बैच है वो अवेलेबल है दोस्तों, वो भी आप अवेल कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।